हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रियाश्री इंजीनियरिंग क्लासेस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो कल हमने अपने कुछ एक्ट डिस्कस किए थे, जैसे EIA एक्ट है और हमने एक प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में भी पढ़ा था। तो आज हमारा एक नया टॉपिक आता है इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, तो इको सेंसिटिव जोन क्या होता है कि सरकार इस एक्ट के तहत नेशनल पार्क वन्य जीव अभयारण्य के आसपास का 10 किलोमीटर क्षेत्र ESZ घोषित कर देती है ताकि कोई पोल्यूशन एक्टिविटी यहाँ पर ना हो। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कहीं नेशनल पार्क है, किसी जगह नेशनल पार्क है, तो गवर्नमेंट वहाँ के लगभग 10 किलोमीटर तक को एरिया को ये कह देते हैं कि यहाँ पे कोई फैक्ट्री ना लगे, कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे पॉल्यूशन बढ़े और हमारे जो जीव जंतु हैं जो उसके अंदर रहते हैं उन पे कोई इफेक्ट पड़े। ठीक है, तो उसे इको सेंसिटिव जोन बोलते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के उत्सर्जन निर्वहन के मानक तय करने की शक्ति केंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जितने भी पॉल्यूशन के मानक हैं, मतलब जैसे कि भाई टर्बिडिटी इतनी होनी चाहिए, बीओडी इतनी होनी चाहिए, तो वो सभी किसके किसके पास शक्ति है उन्हें तय करने की? वो है केंद्र सरकार के पास। ठीक है, अब देखो अगला टॉपिक है इकोलॉजी और इकोसिस्टम क्या है। इकोलॉजी क्या होती है? यह जीव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है। इसका मतलब है जैसे हम भी तो भाई एक जीव है, तो जीव हमारे और पर्यावरण एनवायरनमेंट के बीच क्या एक रिलेशन है, उसका अध्ययन ही क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। और ये किसके द्वारा दिया गया था? अंसर्ट हैकेल के द्वारा ये दिया गया था। देखो, कोई जीव है, फिर उससे जनसंख्या बनी, फिर उससे समुदाय बना और पारिस्थितिक तंत्र। अब इकोसिस्टम क्या होता है कि ये एक फंक्शन होता है जहाँ जैविक और अजैविक घटक आपस में क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। इकोसिस्टम किसके द्वारा दिया गया था? AG टैस्ले के द्वारा दिया गया था। अब आपने दो पढ़े हैं, अजैविक जैविक। अजैविक क्या है? जैसे सनलाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल। ठीक है, जो अपघटित नहीं होते। जैविक जैसे प्लांट हुआ, एनिमल हुए, बैक्टीरिया हुए, फंगी, ये सब हमारे बायोटिक के अंदर आते हैं। तो इसमें देखो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? पारिस्थितिक का नियम किसके द्वारा दिया गया? तो वो अंसर्ट हैकेल के द्वारा दिया गया। इकोसिस्टम का नियम किसके द्वारा दिया गया? तो वो AG टैस्ले के द्वारा दिया गया। और ये पूछा जा सकता है बायोटिक, नॉन बायोटिक। ठीक है, एक आपसे पिरामिड का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा 11th-12th क्लास में, पिरामिड का क्वेश्चन आता है। तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, कभी उल्टा नहीं हो सकता। ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 स्टार टॉपिक है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है, कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, वो कभी उल्टा नहीं हो सकता। घास के मैदान में सीधा तथा पेड़ में उल्टा होता है। घास के मैदान का पिरामिड हमेशा सीधा होता है और पेड़ का कैसा होता है? उल्टा होता है। लेकिन पेड़ का थल पर सीधा होता है, लेकिन तालाब के अंदर उल्टा होता है। तो ये पिरामिड आपको ध्यान रखने हैं, इनसे काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है, जैसे इकोटोन क्या होता है कि दो अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र के बीच का क्षेत्र, जैसे नदी और किनारे के बीच का क्षेत्र, यहाँ बहुत ज़्यादा डिवर्सिटी पाई जाती है, इसे इकोटोन कहते हैं। ठीक है, इकोटोन का मतलब है दो अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र हैं। ठीक है, दो अलग अलग समुदाय हैं, उनके बीच क्या क्या विभिन्नता है, उसका अध्ययन क्या होता है, वो इकोटोन के अंदर आता है। जैसे नदी अलग है, उसके पास का किनारा अलग है, तो उनके बीच क्या क्या विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वो सभी हमारा इकोटोन में आता है। एज इफेक्ट क्या है कि इकोटोन में कुछ प्रजातियों की संख्या अधिक होती है, उसे एज इफेक्ट कहते हैं। ये जो इकोटोन है जिसमें विभिन्नता होती हैं, इसमें कुछ प्रजाति ऐसी होती हैं जिनकी संख्या अधिक होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एज इफेक्ट बोलते हैं। यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि पानी में पोषक तत्वों की अधिकता, जिससे शैवाल बढ़ जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, इसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ठीक है, पानी के अंदर क्या है? पोषक तत्व बढ़ जाते हैं, शैवाल बढ़ जाते हैं और पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। देखिए, ये सभी जो लिखा हुआ है ये मेरी लैंग्वेज में बनाया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ और आसान लैंग्वेज में, मतलब मेरी लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है ये सब। ठीक है, तो आप आसानी से समझ सकते हो इसे।
बायोमैग्नीफिकेशन क्या है कि खास श्रृंखला फूड चेन के ऊपर डीडीटी की सांद्रता बढ़ना, डीडीटी और मरकरी की सांद्रता बढ़ना, उसे क्या कहते हैं, बायोमैग्नीफिकेशन। तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इकोटोन हुआ, एज इफेक्ट हुए, यूट्रोफिकेशन हुआ और बायोमैग्नीफिकेशन, ये सभी इंपॉर्टेंट टर्म है जो डायरेक्ट आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अब हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है ओजोन लेयर डिस्प्लेशन, जो आपने बिल्कुल समझा होगा। ठीक है, हम बचपन से ही समझते आ रहे हैं, ओजोन लेयर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, हर किसी को इसके बारे में पता है। तो ये वायुमंडल की ऐसी, मतलब ये क्या होती है ओजोन लेयर, ये समताप मंडल, आपने मतलब वायुमंडल की परतें पढ़ी होंगी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य आयन मंडल। तो ये जो ओजोन लेयर होती है ये समताप मंडल के अंदर मौजूद होती है, जो पृथ्वी से लगभग 15 से 30 किलोमीटर ऊपर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना है। ठीक है, समताप मंडल जो होती है वो पृथ्वी से 15 से 30 किलोमीटर ऊपर होती है और यह सूर्य की हानिकारक किरणों को सोख लेती है, जो मोतियाबिंद और कैंसर का कारण बनती है। ठीक है, तो ये ओजोन लेयर क्या करती है जी, सन से हानिकारक किरणें आ रही हैं उनको सोख लेती है। तो अगर ये नहीं सोखेगी तो ये किरणें पृथ्वी पर आएंगी, जिससे क्या होगी, बीमारी होगी, जैसे मोतियाबिंद, कैंसर, ये सभी बनेंगे। फिर इसको मेज़रमेंट किस में करते हैं, इसको हमेशा डैप्सन यूनिट में, DU में मेज़र करते हैं ओजोन की परत को। ओजोन लेयर की नष्ट होने के क्या क्या कारण है, CFCs, बहुत, ये जो हमारी एशी वगैरह होती है इनके अंदर पाई जाती है ये। ठीक है, हेलोन्स जो हमारे अग्निशमन यंत्र होते हैं, और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो जेट विमानों के धुओं से निकलती है, तो ये सब ओजोन लेयर को नष्ट कर देती है। देखो देखो जैसे CFCs है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये जैसे ही समताप मंडल में पहुंचेंगे वहाँ पे क्या होगी, ओजोन लेयर होगी। तो जो अल्ट्रावायलेट किरणें, सन की किरणें हैं जो हमारी ओजोन लेयर सोखती है, तो UV किरण क्या है, CFCs को पार्ट के अंदर तोड़ देती है, तो इसे क्लोरीन में तोड़ देती है। और क्लोरीन क्या करता है, ओजोन की जो अणु होते हैं, मोलिकुलर्स होते हैं, उनको ये नष्ट कर देती है, तो इसलिए हानिकारक है। देखो क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के 1 लाख अणुओं को नष्ट कर देता है। देखो कितना ज़्यादा पोल्यूशन करता है, ये ओजोन लेयर को नष्ट कर देता है। ओजोन होल, ओजोन छिद्र की खोज अंटार्कटिका में सबसे पहले 1985 में हुई थी। ये बसंत ऋतु सितंबर अक्टूबर में साफ दिखाई देती है। तो ओजोन होल सबसे पहले कहाँ देखा गया, अंटार्कटिका के अंदर, जो क्या होता है बसंत ऋतु के समय और ज़्यादा साफ दिखाई देता है ओजोन होल। ये कुछ एग्रीमेंट हैं जो ओजोन लेयर के ऊपर बनाए गए। पहला होता है इंटरनेशनल कुछ एग्रीमेंट है, जैसे वीना कन्वेंशन 1985 में ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला वैश्विक ढांचा था, वीना कन्वेंशन जो 1985 में आया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसमें क्या है कि ऐसे पदार्थ जो ओजोन परत को नष्ट करते हैं उनके उत्पादन पर रोक, एक गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसमें इन्होंने ये निर्णय लिया कि जो भी पदार्थ, जो ऐसे पदार्थ बना रहे हैं जो हमारी ओजोन लेयर को नष्ट कर रहे हैं, तो हम उनके उत्पादन पर ही रोक लगा देते हैं। ठीक है, तो वो किस समझौते के अंतर्गत हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये कब हुआ, ये 16 सितंबर को ही हुआ था, तो इसलिए उस दिन ओजोन डे मनाया जाता है। क्लियर। जब ओजोन की सांद्रता 220 DU से कम होती है तो उसे ओजोन होल कहते हैं। ठीक है, जब ओजोन की सांद्रता 220 DU से कम दिखाई देती है तो हम समझ जाते हैं कि अब इसके अंदर क्या हो गया है, ओजोन होल हो गया है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्लोरीन के अलावा और कौन सा तत्व ओजोन को नष्ट करता है, तो वो क्या होता है, ब्रोमीन। ठीक है, क्लोरीन तो करता है, ब्रोमीन भी करता है। वायुमंडल की किस परत को बुरी ओजोन का घर कहते हैं, क्षोभ मंडल। देखो जो समताप मंडल पे ओजोन होती है वो तो हमारी रक्षा करती है अल्ट्रावायलेट किरणों से, लेकिन जो क्षोभ मंडल पे होती है वो बुरी ओजोन होती है, वो हमें उल्टा नुकसान पहुंचाती है। पराबैंगनी विकिरण में सबसे अधिक हानिकारक है UVC सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। और ओजोन परत की औसत मोटाई लगभग कितनी होती है, 300 DU। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ओजोन लेयर से रिलेटेड है। कल हम ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम अपने टॉपिक तैयार करेंगे। देखिए, अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करोगे, मुझे सपोर्ट करोगे, तो मैं आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग के सभी सब्जेक्ट की वीडियो बनाऊंगी और फिर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाऊंगी। अभी तो मैं ऐसे ही पढ़ा रही हूँ, पर मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि 1-2 के लिए मैं ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करना ये वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच।